इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अगर बात की जाए दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि इंडिया की टीम ने 310 रन बनाए हैं, शुभमान गिल ने सेंचुरी की है, जायसवाल ने 87 किए हैं, जडेजा अपने कप्तान का साथ दे रहे हैं। और साथ इंग्लैंड की टीम ने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया है कि उन्होंने 5 विकेटें भी ले ली हैं, आपकी आधी टीम को आउट कर लिया। और उनको भी एक होप होगी कि यार हम दूसरे दिन जल्दी आउट करेंगे और इस मैच को अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर इस मैच में बात की जाए टीम इंडिया की, तो इंडिया इस मैच से पहले ही बैक फुट पर चला गया। इंडिया ने मैच क्या जीतना है, इंडिया ने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं इस मैच में। जसप्रीत बुमराह जो इनकी टीम का लीडिंग विकेट टेकर है, जिसके ऊपर इंडिया की टीम बहुत ज्यादा रिलाय करती है, डिपेंड करती है, उसको 7 दिन के वक्फे के बाद भी रेस्ट करवाया गया, जो कि मानने में नहीं आता। रवि शास्त्री बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि ये चीज सेंस नहीं बनाती कि आपका एक बॉलर अपनी मर्जी से रेस्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से खेल रहा है। क्योंकि पिछले टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच के दरमियान 7 दिन का गैप था, और 7 दिन में ना तो बुमराह ने कोई इंजरी रिपोर्ट की, ना कोई निगल रिपोर्ट किया, ना कोई छोटी मोटी इंजरी भी रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बावजूद भी बुमराह ने अपनी मर्जी से रेस्ट किया। जब आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर में होता हो, जब आपका शुमार दुनिया के एलीट बॉलर में होता हो, और जब आपने पिछले टेस्ट मैच में द ग्रेट वसीम अकरम का सीना कंट्रीज में रिकॉर्ड तोड़ा हो, उसके बावजूद जब आप अपनी मर्जी शुरू करते हैं, तब आप एलीट लिस्ट से निकल जाते हैं, तब आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। बुमराह को सोचना है कि मेरा वर्कलोड कैसे मैनेज होगा। अगर आपका वर्कलोड 7 दिन में मैनेज नहीं हो रहा, तो आपका वर्कलोड फिर कैसे मैनेज हो सकता है। अगर इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारती है, तो आपके पास पीछे सिर्फ 3 टेस्ट मैच बचेंगे। तो क्या इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारने के बाद वापसी कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हार जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम उनको वापसी करने देगी। मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया की टीम ये मैच हारे, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। लेकिन आपको इतने बड़े बड़े ब्लंडर नहीं करने चाहिए थे। शुभमान गिल की कप्तानी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है कि आपने पिछले मैच में साई सुदर्शन को डेब्यू करवाया, और इस मैच में एक टेस्ट मैच के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उसकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया गया, जो कि पिछले काफी अर्से से लगातार फ्लॉप जा रहा है। साई सुदर्शन ने अपना जलवा दिखाया था, वो करंट दिखाया था कि मुझ में वो करंट है। और जो लड़का आपका बेहतरीन डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा हो, आप कैसे ऐसे ब्लंडर कर सकते हैं? हमने इंडिया टीम में से कभी भी नहीं देखा, बहुत रेयरली, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कब ऐसा हुआ हो कि आपने किसी यंगस्टर को सिर्फ एक मैच दिया, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। तो गंभीर की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। क्या ये कप्तानी शुभमान गिल कर रहा है या गौतम गंभीर कर रहा है? क्योंकि शुभमान गिल एक यंग कैप्टन है, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यूज कर रहा है गौतम गंभीर। क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाना समझ से बाहर था। उसने पिछली इनिंग अच्छी खेली थी, 20-22 रन जोड़े थे। आप उसको चांस देंगे तो ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन एक टेस्ट मैच के बाद उसको बाहर बिठाना यह कोई तुक नहीं बना था। और वाशिंगटन सुंदर को आपने शार्दुल ठाकर की जगह खिलाया, मतलब एक फास्ट बॉलर बिठा के आपने एक स्पिनर ऐड किया है, वो भी इंग्लिश विकेट पर। यह कि सेंस नहीं बनाता। और बार बार इंडियन कमेंटेटर और इंग्लिश कमेंटेटर बार बार ये बात कर रहे थे कि इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच में अपने ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। सिर्फ 5 आपने स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाए हैं, और आपने 3-4 तो अपनी टीम में ऑलराउंडर खिला दिए। नीतीश कुमार ऑलराउंडर, जडेजा ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर। तो क्या जीतेंगे आप टेस्ट मैच जब आपकी टीम में ना तो प्रॉपर बल्लेबाज इतना ज्यादा है, ना ही आपकी टीम में प्रॉपर बॉलर है? आपको जो मेन बॉलर था आपने उसको रेस्ट करवा दिया। अब अगर मैच के ऊपर बात करें, तो इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का मौका दिया कि आप पहले बैटिंग करेंगे। ऑफ कोर्स वो पहले बैटिंग क्यों करें जब पिछले मैच में उन्होंने पहले बॉलिंग की थी, और वो लास्ट डे में टेस्ट मैच जीत गए थे। जो आज भी समझ से बाहर है कि 4 दिन तक टेस्ट मैच में इंडिया की हुकूमत थी, 5वें दिन अचानक से इंडिया कैसे मैच हार गया। ये आज भी लोगों को परेशान कर रहा है कि इंडिया की टीम एक दिन में 4 दिन अच्छा खेलने के बाद 5वें दिन कैसे टेस्ट मैच हार सकती है। तो इंडिया की बैटिंग आज फिर कोलैप का शिकार नजर आई। केएल राहुल आज स्ट्रगल करते रहे, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा ना खेला है, आप उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन इस मैच में क्रिस वोक्स ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, और इसीलिए वो बहुत जल्द आउट हो गए, सिर्फ 2 रन बना पाए।
और उसके बाद करुण नायर, जिनकी शक्ल, जिनकी जिसामत, जिनका खेलने का स्टाइल रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा मिलता है। और लोगों ने बहुत ज्यादा मीम्स बनाई है कि यार रोहित शर्मा तो रिटायर्ड हो गया है, ये रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है, क्योंकि उनका चाल डाल सब रोहित शर्मा से मिलता है। लेकिन करुण नायर एक बार फिर अपनी बारी को बड़े इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए। वही करुण नायर जिसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट बहुत फेमस हुआ था कि क्रिकेट मुझे एक चांस और चाहिए। वही करुण नायर जिसको 300 रन करने के बाद ड्रॉप किया गया था, अब वो लगातार 3 इनिंग हो गई है, एक भी 50 रन नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह उसने इस इनिंग में खेला है, अगली इनिंग में वो लाजमी रन करेगा, क्योंकि उसने आज बड़े अच्छे दिलकश शॉट्स लगाए हैं। लेकिन उसको बॉल ही बड़ी अच्छी पड़ गई थी, वो तेज बाउंसर जब पड़ा है उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो बाउंसर ऐसा था कि उसको विकेट देना पड़ गई। लेकिन उसके बाद आपको तारीफ करनी होगी जायसवाल की। जायसवाल इज नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। ये बात मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी की थी, ये बात मैं इस टेस्ट मैच में भी कर रहा हूं कि जायसवाल आने वाले 4-5 साल में इंडिया के बेहतरीन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिस्ट में शुमार होगा। उनका जिस तरह की उसकी फॉर्म है, जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है, जिस तरह की उसकी शॉट सिलेक्शन है, और जिस तरह की वो बारी खेलता है, आउट क्लास है। आपको दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो चैलेंजिंग सूरत हाल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो सीना कंट्रीज में अपने देश से बाहर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जायसवाल का शुमार उन प्लेयर्स में होता है जो किसी भी मुल्क में हो, जो किसी भी पिच में हो, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और इस मैच में भी ओपनिंग करते हुए अपनी टीम को शानदार आगाज मुहैया किया। 87 रन का शानदार ना खेला है। लेकिन जायसवाल से मुझे एक गिला है कि आपको अपनी विकेट की अहमियत जानना बहुत जरूरी है। आपकी विकेट कितनी क्रूशियल होती है। जब आपने 87 रन किए हो तो आपको ऐसे आउट होना नहीं बनता। आपको जब बॉलर चैलेंज कर रहा हो, जब आपको वो आपके लिए कट जगह पे फिल्डर लगाया कि बार बार आपको बोल रहा है कि आप कट शॉट मारो और आप चैलेंज ले रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है। ये टेस्ट क्रिकेट है, वनडे थोड़ी है या T20 थोड़ी है जहां पर आपको लाजमी हर बॉल पे रन करने। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही है कि जब आपको बॉलर परेशान करे, जब वो आपसे चाहे, जब वो आपको फोर्स करे कि आपने ये शॉट खेलनी है, तब आपकी माइंड गेम होती है कि आपने वो शॉट नहीं खेलनी होती। और गोरे प्लेयर हमेशा बहुत तेज होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। और यही किया बेन स्टोक ने जायसवाल के साथ। जायसवाल बार बार बेन स्टोक को कट शॉट मार रहा था और उसने पूरा प्लान किया, पूरी फील्ड लगाई और जायसवाल को कॉट बाइंड किया। जब आपको बेन स्टोक बार बार चैलेंज कर रहा था, तब आपको अपनी विकेट नहीं देनी चाहिए थी, तब आपको कूल डाउन होकर खेलना चाहिए था और अपने 87 रन को शानदार सेंचुरी में तब्दील करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। तो यह मेरा एक गिला जरूर है कि आपको थोड़ा सा कूल डाउन भी रहना है। आप अग्रेसिव खेलते हैं, आप बड़े शॉट्स खेलते हैं, कंसेक्टिव फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपको अपनी विकेट की अहमियत जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद शुभमान गिल की आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि शुभमान गिल जब इंग्लैंड में कप्तान बनाकर बनाए गए थे, तब उनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल का निशान थे, क्योंकि शुभमान गिल की इंग्लैंड में एवरेज सिर्फ 14 की थी और आज तक किसी भी इनिंग में 30 से ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। लेकिन जब कप्तानी मिली है, जब जिम्मेदारी मिलती है, तो कुछ प्लेयर या तो निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं। लेकिन शुभमान गिल बिखरे नहीं है, निखर गए और वो एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली जब कप्तान बने थे, पहली 3 इनिंग में 2 सेंचुरी स्कोर की थी और शुभमान गिल भी उनके नक्शे कदम पर, उनकी स्लॉट पर खेलते हुए पहली 3 इनिंग में एज ए कैप्टन 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। और वो तमाम सवाल जो उनके ऊपर थे, उन सब के जवाब दे चुके हैं कि अगर मैं कप्तान हूं तो मैं फ्रंट से लीड करूंगा। और 114 रन की शानदार इनिंग के लिए अगर शुभमान गिल जल्दी आउट हो जाते तो मे भी इंडिया की टीम एक दफा फिर कोलैप करती। कोलैप तो अभी भी किया, लेकिन फिर बहुत बड़ा कोलैप होता और इंडिया की टीम दोबारा संभल नहीं पाती। तो आपको तारीफ करनी होगी शुभमान गिल की इस इनिंग की, क्योंकि जो बल्लेबाज पहले यहां पर लगातार स्ट्रगल कर रहा था, लगातार आउट हो रहा था, अब वही बल्लेबाज कप्तान बना है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, कूल एंड काम तरीके से अपनी इनिंग खेल रहा है और अपनी टीम के लिए कप्तानी करते हुए फ्रंट से लीड कर रहा है और हर मैच में रन कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड करते हैं, रन करते हैं, तब आपके ऊपर दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैंने एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर अपनी टीम के लिए रन किए। तो शुभमान गिल ने बहुत बेहतरीन नॉक खेला है। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बहुत मायूस कर रहे हैं, जिनको साय सबर्शन की जगह खिलाया गया है। बहुत बुरी बैटिंग की, सिर्फ 6 बॉल की और वो बॉल लीव करने का तुक क्या बनता था जो नीतीश कुमार रेड्डी ने की है। लेकिन एंड पे जडेजा ने बहुत अच्छा साथ दिया है
जडेजा जो हमेशा मुश्किल सूरत हाल में अपनी टीम के लिए बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, आज उन्होंने 40+ रन की इनिंग खेली है और नॉट आउट खड़े। अब देखते हैं कि दूसरे दिन इंडिया की टीम कैसे परफॉर्म करती है। अब इस बारी को जिसमें उन्होंने 310 रन बनाए हैं, क्या 400-450 में कन्वर्ट कर पाएगी? अगर तो वो 400+ रन करते हैं तो ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी बहुत ज्यादा कोलैप्स किया था, लेकिन इस मैच में इंडिया के पास बैटिंग तो है, आपके पास वाशिंगटन सुंदर भी है अभी तक, लेकिन आपके पास इस मैच में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो आपकी बॉलिंग है, क्योंकि आपके पास बेहतरीन बॉलर नहीं है। और शार्दुल ठाकुर जो आपने ड्रॉप किया है, उसको ड्रॉप करने की रीजन बताई जाए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर से आपने पिछले मैच में अच्छे तरीके से बॉलिंग ही नहीं करवाई, उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया और फिर इस मैच में ड्रॉप कर दिया गया। तो गंभीर की सिलेक्शन के ऊपर, टीम के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, क्योंकि गंभीर एज ए टेस्ट कोच बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही बयानबाजी से उल्ट हो रहे हैं। क्योंकि गंभीर कहते थे कि आपको बॉलर्स मैच जितवाते हैं, टूर्नामेंट जितवाते हैं, और गंभीर नहीं इस मैच में अपने बेहतरीन बॉलर्स को बाहर बिठाया है और अपनी टीम में ऑलराउंडर्स डाले हैं। अपनी टीम में प्रॉपर बल्लेबाज कम है, ऑलराउंडर ज्यादा है, जिसके ऊपर उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। और वही गंभीर जो बार बार ये बात करता था कि वर्कलोड क्या होता है, मेरी किताब में वर्कलोड की कोई चीज नहीं है, आपको कंट्री के लिए खेलना होता है। अब वही गंभीर कहता है कि हमने बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है, और रवि शास्त्री बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है, बुमराह अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसको टीम के लिए खेलना है। तो अगर इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी तो फिर वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इंडिया की टीम टेस्ट मैच हारती है तो फिर अगले 3 टेस्ट मैच में आपको वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर चाहे बुमराह खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल पहले दिन की सूरत हाल, इसमें दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया ने 310 रन बनाए, इंग्लैंड के बॉलर्स ने 5 खिलाड़ी आउट किया। अब दूसरे दिन देखते हैं कि इंडिया की टीम कैसा खेल पेश करती है, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें दिन ये टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि तब मौसम, तब कंडीशंस ओवरकास्ट हो जाएंगी, बारिश आएगी, बादल आएंगे, और जब इंग्लैंड में बारिश आती है, बादल आते हैं, तब बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। तब इंडिया को फील होगा कि हमने अपने प्रॉपर बॉलर्स क्यों नहीं खिलाए, तब उनको ये चीज बहुत ज्यादा फील होगी। इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट की सूरत में लाजमी बताएं।